नमस्कार, मैं मणिभूषण मीना। आज का हमारा टॉपिक है यूजेनिक्स एंड जेनेटिक काउंसलिंग या सुजननिकी एवं आनुवंशिक परामर्श। इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो आज पहला पार्ट का वीडियो आज है। यूजेनिक्स या सुजननिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द यूजीन से हुई है, जिसका अर्थ जन्म, अच्छे जन्म या वेल बोर्न से है। सुजननिकी शब्द का गठन सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। यूजेनिक्स का मतलब है हम आने वाली संतति में अच्छे गुणों का किस तरह निर्माण या किस तरह विकास कर सके। ये सारी स्टडी यूजेनिक्स के अंतर्गत आती है। आनुवंशिकीय नियमों का उपयोग करते हुए मानव प्रजाति का सुधार, यही यूजेनिक्स कहलाता है। इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो सामान्यतः मानव आनुवंशिकी का अध्ययन निम्न कारणों से संभव नहीं हो पाता, जैसे कि मानव प्रजाति के सदस्य विभिन्न लक्षणों के लिए सामान्यतः विषम युग्मनजी होते हैं। एक ही विशेषक अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न प्रकार से व्यवहार करता है। साथ ही एक लक्षण के लिए होमोजाइगस या समयुग्मनजी व्यक्ति पाया जाना अत्यधिक कठिन है। मतलब सिंपली जो हमारे मोस्टली जो कैरेक्टर्स होते हैं मानव के अंदर, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर होते हैं, और होमोजाइगस कंडीशन में किसी कैरेक्टर्स के लिए पाया जाना बहुत मुश्किल होता है। ह्यूमंस की आयु बहुत अधिक होती है, जिससे अधिक पीढ़ियों से एक से अधिक जनरेशन तक रिसर्च करना प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता। परिवार भी सीमित होता है, क्योंकि हम अब विकसित हो चुके हैं। हम एक छोटा परिवार रखने में विश्वास रखते हैं। मनुष्य का सामाजिक वातावरण भिन्न भिन्न होता है, हमारी सामाजिक बाध्यताएं होती है, हमारे धार्मिक विश्वास होते हैं। इन सब कारणों के कारण हम जेनेटिक्स का मानव के ऊपर अध्ययन करना इतना आसान नहीं होता। उपरोक्त बाधाओं के होते हुए भी निम्न विधियों द्वारा आनुवंशिक गुणों का अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कि उनमें है पेडिग्री एनालिसिस, ह्यूमन कैरियोटाइप, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन, हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। सिंड्रोम्स, इनका भी हमने कुछ स्टडी की है। सेक्स लिंकेज, इनबॉर्न एरर्स इन मेटाबॉलिज्म, ब्लड ग्रुप्स, एम्नियोसेंटेसिस, सिकल सेल एनीमिया, ट्विन्स एंड जनरल मेंडेलियन कैरेक्टर्स या सामान्य मेंडेलियन लक्षण। तो इन सभी की स्टडी हम अब करेंगे इन वीडियोस के अंदर करके। सबसे पहला आता है वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस। वंशावली विश्लेषण के द्वारा मनुष्य प्रजाति में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वंशावली विश्लेषण द्वारा उन विशेषकों का अध्ययन किया जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो इन लक्षणों, इन वंशावली जो पेडिग्री एनालिसिस है, इसके अंदर वंशावली लक्षण के अंदर सामान्य भाषा में कहा जाए तो वंशावली विश्लेषण के अंदर जो मनुष्यों के अंदर जो लक्षण होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, उनका हम स्टडी कर सकते हैं, उनकी हम अध्ययन करते हैं। इनके द्वारा उन विशेषकों या उन लक्षणों का चयन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, त्वचा का रंग, पॉलीडेक्टाइली, बहुंगलिता, युक्तांगुलिता, सिंडैक्टाइली, लघुंगलिता यानी कि छोटी उंगलियां पाना सिंड्रोम एटसेट्रा, ये सब बीमारियां होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इसमें पुरुष वर्ग को व्रत, मतलब एक चार्ट के द्वारा दिखाया जाता है। इसके हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डायग्राम के दिखाएंगे। पुरुष वर्ग को वर्ग से तथा स्त्री वर्ग को व्रत या सर्कल से दिखाया जाता है। छायित वर्ग रोगग्रस्त को दिखाता है। अगर जो व्रत है वो छायाग्रस्त हो या ब्लैक है तो वो मतलब रोगग्रस्त है। अगर अछायित है मतलब व्हाइट है तो वह सामान्य लक्षण है। माता पिता को क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सभी एक क्षैतिज रेखा जुड़े रहते हैं। वंशाकृति विश्लेषण हम देखते हैं विभिन्न प्रतीकों, विभिन्न तालिकाएं, जैसे सिंबल है, दूसरा नेम है। अगर हम व्रत या सर उसमें दिखाते हैं एक स्क्वायर के अंदर तो वो मेल है, गोला एक फीमेल को शो करता है। और अगर ये स्क्वायर इस तरीके से है थर्ड टाइप के अंदर तो वह सेक्स अनस्पेसिफाइड या इंटरसेक्स भी हम कह सकते हैं।
अगर ये ब्लैक कलर में है तो ये अफेक्टेड है, मतलब ये इनमें कोई बीमारी है, और अगर वाइट है तो ये नॉर्मल है, इनमें कोई बीमारी नहीं है। अब एक मेल और एक फीमेल को अगर एक लाइन से दिखाते हैं तो ये मेटिंग करते हैं, अगर डबल लाइन दिखाई जाती है तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स कहलाता है। अगर इस तरह सेवंथ नंबर की हम डायग्राम देखें तो पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रंस बिलो, ऊपर तो पेरेंट्स है, नीचे दो उसके चिल्ड्रंस है, जो एक मेल और एक फीमेल है। एट्थ पोजीशन में देखें तो ऊपर पेरेंट्स है और नीचे एक चिल्ड्रन है जो कि एक रोगग्रस्त, किसी रोग से ग्रसित है, वो एक मेल है। नाइन्थ अगर डायग्राम देखें तो उसके अंदर पेरेंट्स के अंदर जो बच्चा है वह एक फीमेल है और वो भी एक रोगग्रस्त है। अब थर्ड में एक गोला दिखाया गया है और क्रॉस दिखाया है, डिसीज इंडिविजुअल मतलब वो डेथ हो चुकी है। थर्ड में क्रॉस के अंदर दिखाया गया है 5 है, मतलब 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। 12th के अंदर देखा जाए तो ये दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मतलब दो फर्स्ट डायग्राम के अंदर दो मेल बच्चे हैं, दूसरे डायग्राम में दो फीमेल बच्चे हैं। लास्ट डायग्राम में देखा जाए तो एक मेल एक फीमेल बच्चा है, इसका मतलब ये फैटर्नल ट्विंस हैं। तो इस तरह हम डायग्राम के द्वारा किसी वंश का पेडाग्री एनालिसिस कर सकते हैं। अब सेकंड इसमें टॉपिक आता है, इसमें आप देखो डायग्राम में भी देखा जाता है फैमिली पेडिग्री और पॉलीटेक्टाइली मैन का दिखाया गया है। जैसे कि एक फीमेल जो है इसमें नॉर्मल है, डायग्राम में दिखाया जाता है, मेल इसमें अफेक्टेड है, किसी रोग से जनित है। अब इनके जो बच्चे होते हैं उसके अंदर एक फीमेल जो रोग जनित होती है, मेल नॉर्मल होता है, दूसरा इसके अंदर इसके बच्चा दिखाए गए हैं। अब उनकी आगे संततियां होती है तो वो किस प्रकार की होती है, वह अफेक्टेड होती है किसी डिजीज से या नॉर्मल पैदा होती है। तो इस तरीके से इस डायग्राम के द्वारा हम पूरा एक फैमिली का वंश दिखा सकते हैं कि वो फैमिली किस बच्चे के कौन से सेक्स में बच्चा जन्म लिया है, मेल है या फीमेल है, और वो किसी बीमारी से ग्रसित है या नहीं। इसको एक सिंपल डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर हम दिखा सकते हैं। अब इसमें सेकंड आता है ह्यूमन कैरियोटाइप या मानव कैरियोटाइप। मनुष्यों में गुणसूत्रों की डिप्लॉइड संख्या 46 होती है। इसमें 44 ऑटोसोम होते हैं तथा 2 सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम होते हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक प्रकार के होते हैं। मतलब हम जानते हैं कि क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार का होता है, बीच में एक सेंट्रोमियर होता है, उसके दो तरफ आर्म होते हैं। अब सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर 4 टाइप के गुणसूत्र होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र बिल्कुल बीच में उपस्थित होता है और उसके दोनों तरफ की भुजाएं बिल्कुल समान होती है और वो वी शेप का अक्षर बनाते हैं। सब मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र बीच से थोड़ा हटके होता है, उसकी एक भुजा लंबी और एक भुजा छोटी होती है और वह एल टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। एक्रोसेंट्रिक में एक भुजा गुणसूत्र लगभग बिल्कुल किनारे पे होता है, एक भुजा बिल्कुल छोटी और एक भुजा बहुत लंबी होती है। यह जे टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। और एक होता है लास्ट में टीलोसेंट्रिक, उसमें सिर्फ एक ही आर्म होती है और सेंट्रोमियर बिल्कुल किनारे पे होता है और वो एक आई टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये 4 टाइप के सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव कैरियोटाइप में गुणसूत्रों की लंबाई के क्रम में 7 वर्गों में रखा गया है। इसका यह स्टडी हम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। मानव कैरियोटाइप के अंदर 7 ग्रुप में रखा गया है जिनको हम ABCDEFG कहते हैं। जिसमें हम कहते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर का क्रोमोसोम होता है वह बड़ा होता है, लार्ज होता है और मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक प्रकार का होता है। दूसरे ग्रुप में चौथे और 5वें नंबर के क्रोमोसोम्स आते हैं जो सब मेटासेंट्रिक प्रकार के होते हैं और वो भी लार्ज टाइप के होते हैं। तीसरे ग्रुप सी में मीडियम साइज के गुणसूत्र आते हैं और इसमें 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और एक्स क्रोमोसोम आता है। ये सब मेटासेंट्रिक टाइप के प्रकार के होते हैं। डी ग्रुप के अंदर मध्यम आकार के या मीडियम साइज के गुणसूत्र जो एक्रोसेंट्रिक प्रकार के होते हैं, उसमें 13वें, 14वें, 15वें नंबर का गुणसूत्र होता है। ई ग्रुप के अंदर स्मॉल साइज के गुणसूत्र आते हैं जो मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक प्रकार के होते हैं, उसमें 16वें, 17वें, 18वें नंबर के गुणसूत्र रखा गया है। एफ ग्रुप में स्मॉलेस्ट या सबसे छोटे गुणसूत्र आते हैं जो मेटासेंट्रिक प्रकार के होते हैं और इसमें 19वें और 20वें नंबर के गुणसूत्रों को रखा गया है। और सबसे लास्ट ग्रुप के अंदर जी ग्रुप में स्मॉल साइज के, मतलब स्मॉलेस्ट से थोड़े बड़े साइज के गुणसूत्र आते हैं जो एक्रोसेंट्रिक प्रकार के होते हैं और इसमें 21वें, 22वें तथा वाई गुणसूत्र को रखा गया है। तो यह एक ह्यूमन किसी भी प्रजाति से, इनमें ह्यूमंस का उदाहरण लिया गया है, किसी भी जाति के गुणसूत्रों को
उनकी संख्या और साइज के आधार पर विभिन्न ग्रुपों में विभिन्न क्रम में बांटना, यही ह्यूमन कैरियोटाइप कहलाता है। जैसे यहाँ पे ह्यूमन कैरियोटाइप है, या मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्रों को अलग अलग उनकी साइज के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, तो इसी को हम ह्यूमन कैरियोटाइप कहते हैं, जिसका पूरा चार्ट हमने सामने देखा है। इसी के अंदर तीसरा टॉपिक आता है मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। हम ये पहले पढ़ चुके हैं। मानव में लिंग निर्धारण एक जोड़ी लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। हम जानते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उसमें 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं या कायिक गुणसूत्र होते हैं, तथा एक जोड़ा जो 23वां जोड़ा होता है वह एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम होता है। नरों के अंदर ये XY होते हैं और मादाओं के अंदर XX होते हैं। तो इस प्रकार से इन गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण का होता है। स्त्रियों की कोशिकाओं में विभाजन के दौरान एक गहरी अभिरंजित लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो इनमें से मात्र एक X क्रोमोसोम ही क्रियाशील होता है, दूसरा X क्रोमोसोम क्रियाशील नहीं होता, वह इनएक्टिव फेज में आके एक बॉडी के रूप में पड़ा होता है। इसी को हम बार बॉडी कहते हैं। तो हम नॉर्मली पहचान जाते हैं किसी कोशिका के अंदर अगर बार बॉडी पाई जा रही है तब वह एक मादा कोशिका है। मैरी लियोन के अनुसार भ्रूणोद्भव के समय स्त्रियों में एक गुणसूत्र आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होकर बार बॉडी में रूपांतरित हो जाता है। यह घटना लॉयन हाइपोथेसिस कहलाती है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसका जो एक्सप्लेनेशन मैरी लॉयन ने कहा था कि जब भ्रूणोद्भव या किसी भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तो फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम होते हैं, उनमें से एक X क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है या अक्रिय हो जाता है तथा बार बॉडी के रूप में उपस्थित होता है, और यही घटना लॉयन हाइपोथेसिस कहलाती है। लिंग असंगतता के समय बार बॉडी की संख्या X गुणसूत्रों में कम होती जाती है, जैसे X0, XY, XX, XXY, XXX, XXX क्रमशः 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3। सामान्य भाषा में कहा जाए कि मात्र एक X गुणसूत्र ही एक्टिव होता है, दूसरा X गुणसूत्र इनएक्टिव फेज में पाया जाता है। मान लो किसी में सिस्टम में कोई गड़बड़, मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन की गड़बड़ी के कारण उस किसी सेल में 3 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो उसमें एक X क्रोमोसोम एक्टिव होगा और 2 बार बॉडी पाई जाएगी, क्योंकि 2 X क्रोमोसोम इनएक्टिव होंगे। अगर 3 X क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, 4 X क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, तो एक X क्रोमोसोम एक्टिव होगा तथा 3 बार बॉडी पाई जाएगी। मात्र कहने का मतलब है सिर्फ एक X क्रोमोसोम ही आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है, बाकी X क्रोमोसोम आनुवांशिक रूप से इनएक्टिव होकर बार बॉडी के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मानव का लिंग निर्धारण होता है। अब इसमें दिखाया गया फीमेल XX है, एक X क्रोमोसोम, ये एक X क्रोमोसोम मेल XY है। अगर XX में क्रॉस होता है तो XX फीमेल बनती है, फिर इस XX में होता है फीमेल बनती है, इस XY में होता है मेल बनता है, इस XY में मेल होता है। ये किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है मानव के अंदर, वह दर्शाया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंड्रोम। मानव में गुणसूत्रों की संरचनात्मक, संख्यात्मक, क्रियात्मक परिवर्तन के कारण अपसामान्य युक्त विभिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए, क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, क्रोमोसोम में टूट फूट हो जाए, कोई जीन्स कम हो जाए, जीन्स बढ़ जाए, इन सब घटनाओं के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां या अपसामान्यता, एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं को हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम बहुत सारे लक्षणों का एक समूह है, इन्हीं को हम कहते हैं, जैसे लास्ट में लिखा गया, ऐसे प्रदर्शित लक्षणों के समूह को सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण प्राणी की जीवनावधि कम हो जाती है, इनके लक्षण प्रारूपी मतलब फिनोटाइप विरूपता उत्पन्न हो जाती है। इस कारण प्रत्येक गुणसूत्र के लक्षण प्रारूप का प्रदर्शन का पता लगाया जा सकता है। मनुष्यों में A, B, C गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिक प्राणघातक होती है। ह्यूमन कैरियोटाइप बताया था 7 ग्रुप होते हैं, उनमें से A और B और C में अगर गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाए तब वह लीथल होती है, उससे इंसान की मौत भी हो सकती है। जबकि G समूह की गुणसूत्रों की संख्या कमी अधिकता से अनेक शारीरिक या मानसिक असामान्यताएं विकसित हो जाती है। मतलब G समूह के गुणसूत्र हैं, उनमें अगर कोई एबनॉर्मलिटीज आती है तो उससे मेंटली फिजिकली एबनॉर्मलिटीज आती है, हालांकि डेथ नहीं होती। युग्मक निर्माण मतलब कि अंड और स्पर्म के निर्माण के समय एक या अधिक समजात गुणसूत्रों के पृथक न हो पाने के कारण गुणसूत्रों की कमी या अधिकता युक्त युग्मक निर्मित होते हैं। यह नॉन डिसजंक्शन ऑटोसोम अथवा एलोसोम में हो सकते हैं। इन युग्मकों के निषेचन से मोनोसोमी, न्यूलिसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, जैसे हम पहले पढ़ा चुके हैं, मोनोसोमी एक क्रोमोसोम कम आ जाना, न्यूलिसोमी खत्म हो जाना, ट्राइसोमी एक क्रोमोसोम अधिक हो जाना, टेट्रासोमी 2 क्रोमोसोम अधिक हो जाना, ये सब घटनाएं कहलाती है। तो इन सब घटनाओं के कारण
अनेक प्रकार के लक्षण युक्त बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिनको हम सिंड्रोम कहते हैं। मतलब सिंड्रोम विभिन्न प्रकार के लक्षणों का एक समूह है, विभिन्न प्रकार के बीमारियां या लक्षणों का कैरेक्टर्स, अबनॉर्मल कैरेक्टर्स का एक समूह है जो गुणसूत्रों में एबनॉर्मलिटीज, गुणसूत्रों में टूट फूट, उनकी संख्या में कमी बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्यों में भी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण अनेक आनुवंशिक विरूपताएं पाई जाती है, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसका अध्ययन हम कई पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। फिफ्थ आता है सेक्स लिंक या लिंग संलग्नता। एक सजीव में कई प्रकार के लक्षण समष्टि गुण पाए जाते हैं। लक्षण समष्टि मतलब फिनोटाइप। एक सजीव में कई फिनोटाइप से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक जोड़ी युग्म विकल्पी या एलील द्वारा होता है। हर लक्षण को एक एलील कंट्रोल करता है। जैसे लंबाई का लक्षण हुआ, उसको एक एलील कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यह युग्मविकल्पी समजात गुणसूत्र पर विशिष्ट लोकस पर उपस्थित होते हैं। ये जो एलील होते हैं, दो समजात जो होमोजाइगस क्रोमोसोम होते हैं, उनके ऊपर स्पेसिफिक पोजीशन पे ही उपस्थित होते हैं। उस जो जिस पोजीशन पे उपस्थित होते हैं उनको हम लोकस कहते हैं। यह माना जाता है कि प्रत्येक सजीव में जीन्स की संख्या इसमें उपस्थित गुणसूत्रों से अधिक होती है। प्रत्येक गुणसूत्र पर हजारों की संख्या में जीन पाए जाते हैं जो गुणसूत्रों की वंशागति एक इकाई के रूप में होती है। तथा युग्मक निर्माण के समय युग्मक होते हैं तथा पृथक होते हैं, वह युग्मक में प्रवेश करते हैं। अतः विभिन्न फिनोटाइपिक गुणों को निरूपित करने वाले जीन्स जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं वे भी गुणसूत्र के साथ ही वंशागत कहलाते हैं। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स सभी संलग्न होते हैं, एक संलग्न समूह से उपस्थित होते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो भाई साहब, एक गुणसूत्र में जो जितने भी जीन्स पाए जाते हैं वह सब संलग्न होते हैं, मतलब हमेशा एक साथ ही रहते हैं। जब युग्मक निर्माण होता है, जैसे कि अंडे का या शुक्राणु का निर्माण होता है, तब वह जीन हम जानते हैं जोड़े में पाए जाते हैं गुणसूत्र। तो एक जोड़े का एक गुणसूत्र एक युग्मक में जाता है, दूसरा जैसे अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। आधी रहने पे एक आधी गुणसूत्र तो एक कोशिका में जाते हैं, आधे गुणसूत्र दूसरे कोशिका में पाए जाते हैं। तो मतलब एक गुणसूत्र पे जितने जीन उपस्थित पाए जा रहे हैं वह एक साथ ही एक युग्मक में जाते हैं। यही सेक्स लिंकेज या लिंग संलग्नता कहलाती है। और उन वह जो युग्म जीन्स जो लक्षणों का के लिए जिम्मेदार है, वह लक्षण भी उन्हीं जीन्स के साथ एक ही युग्मक में जाते हैं। इसी घटना को हम सेक्स लिंकेज या लिंग संलग्नता कहलाती है। बीमारियां कहीं इससे रिलेटेड होती है, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, कर्णपल्लव, बाल पाए जाना, इक्थियोसिस, हिस्ट्रिक्स आदि। जो ये सब बीमारियां है, ये लिंग संलग्न की लक्षण की बीमारियां के उदाहरण है। छठा टॉपिक आता है इनबॉर्न एरर्स इन मेटाबॉलिज्म। सभी प्राणियों में उपापचय क्रियाएं पाई जाती हैं। उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण जीन के द्वारा होता है। मेटाबॉलिज्म या क्रियाएं वह होती है, देखो हमारे शरीर में दो तरह की क्रिया होती है। या तो किसी चीज का निर्माण होता है, या किसी चीज का विघटन होता है। अगर कोई वही क्रियाएं जो किसी चीज का निर्माण कहलाती है, वह सभी क्रियाएं कहलाती है एनाबॉलिज्म। और वह सभी क्रियाएं जो किसी चीज का विघटन या तोड़ती है, वह सभी घटनाएं कहलाती है कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को सम्मिलित रूप से हम मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते हैं। अब ये कहता है कि सभी प्राणियों में उपापचय क्रियाएं पाई जाती है, डेफिनेटली सभी में होती है। इन सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण किनके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा होता है। अमीनो अम्ल, प्रोटीन, प्यूरिन, पिरिमिडिन, एंजाइम तथा कुछ विटामिन का संश्लेषण जीन द्वारा नियंत्रित होता है। इन सब का जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल, वह सब जीन्स के द्वारा होता है। इस कारण जीन्स के निष्क्रिय हो जाने से इनके नियंत्रित होने वाले उपापचय पद भी हो जाता है। तो जब ये जीन्स किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जीन्स नहीं काम करते, तो इसके कारण वह जीन्स जो किसी प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, वह पूरा मेटाबॉलिज्म का पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा और वह एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाएगा। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, बीमारियों के 2-3 के नाम देखते हैं। पहला है एल्केप्टोयूरिया। इस प्रकार के रोग के ग्रस्त मनुष्यों में होमोजेनेटिक अम्ल का विघटन नहीं हो पाता। यह अम्ल मूत्र के साथ निष्कासित हो जाता है। यह रोग किसी अप्रभावित जीन के कारण होता है, जिससे मूत्र वायु के संपर्क में आने पर काला हो जाता है। मतलब एल्केप्टोयूरिया बीमारी के अंदर जो पेशाब होता है, वह वायु के संपर्क में आने से काला हो जाता है। वह क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें होमोजेनेटिक एसिड का विघटन नहीं हो पाता। विघटन क्यों नहीं हो पाता?
क्यों? क्योंकि जो होमोजेनेटिक एसिड को विघटन करने के लिए होमोजेनेटिक इसको विघटन करने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज। अब इस एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता क्योंकि जिस एंजाइम के निर्माण के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो किसी कारण से काम नहीं कर रहा, वो इनएक्टिव हो गया है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इस कारण से उस जीन के इनएक्टिव होने से, डिस्ट्रॉय होने से होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम का निर्माण नहीं होता और वो होमोजेनेटिक एसिड का विघटन नहीं कर पाता। उसके कारण से वो एसिड टू एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वह सीधा मुंह पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है और पेशाब काले रंग का हो जाता है। तो यह घटना उसका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है फिनाइल कीटोन्यूरिया का। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इस रोग में फिनाइल एलिन का रूपांतरण टायरोसिन में नहीं हो पाता तथा अधिकांश एमिनो अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। मतलब फिनाइल एलिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है, यह टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ये फिनाइल एलिन सारा का सारा यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। कई बार फिनाइल एलिन का रूपांतरण फिनाइल पायरुविक अम्ल में हो जाता है जो कोशिकाओं में डिपॉजिट होता है तथा मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त करता है। फिनाइल एलिन कई बार क्या होता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कोई बाहर नहीं निकलता, कोशिकाओं में भी डिपॉजिट हो जाता है, अपने ब्रेन को क्षतिग्रस्त करता है जिससे बच्चे मानसिक रूप से मंद हो जाते हैं। यह मानसिक विकृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो इसमें डायग्राम में दिखाया गया है फिनाइल एलिन है। फिनाइल एलिन जो अमीनो एसिड है ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। किसके कारण कन्वर्ट होता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर कोई जीन जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बना रहा है वो क्षतिग्रस्त हो जाए तो इस एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। एंजाइम का निर्माण नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे मेलेनिन का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। मेलेनिन वो होता है जो हमारे शरीर में कलर का निर्माण डिटरमाइन करता है। मेलेनिन अधिक होगा तो वह इंसान अधिक डार्क होगा, मेलेनिन कम होगा तो इंसान अधिक गोरा होगा। और अगर दूसरी घटना में दिखाया गया कि डीएमिनेशन हो जाता है फिनाइल एलिन का तो वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वह कोशिकाओं में इकट्ठा हो जाता है जिससे मानसिक रूप से बच्चा मंद हो जाता है और ये घटना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो यह किसी जीन के एक और उदाहरण है जो किसी जीन के डिस्ट्रॉय इनएक्टिव हो जाने से होती है। तीसरा इसमें घटना है एल्बिनिज्म। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। एल्बिनिज्म जानते हैं जिसको हम सूरजमुखी भी कहते हैं, जिसमें मेलेनिन पूरा खत्म हो जाता है। इस रोग में ग्रस्त मनुष्य एल्बिनो कहलाते हैं। एल्बिनो रोम, त्वचा तथा आंखों में मेलानिन वर्ण का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर टायरोसिनेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एलिन का रूपांतरण मेलानिन में नहीं हो पाता। इसका निर्माण है एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, जो जीन उस एंजाइम को बनाता है। किसी कारण से मान लो वो जीन इनएक्टिव हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो वह टायरोसिनेज एंजाइम को नहीं बना पाएगा। अगर वो टायरोसिनेज एंजाइम की एब्सेंट के कारण जो 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन है या डोपा है वह मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और उसको उस इंसान को एल्बिनिज्म की या सूरजमुखी की बीमारी हो जाती है क्योंकि उसमें मेलानिन का निर्माण नहीं होता। तो ये खुद उदाहरण है जो मेटाबॉलिज्म में किसी त्रुटि के कारण जो बीमारियां होती है उसके उदाहरण है। जैसे कि इसमें एक चार्ट में दिखाया गया 200 से अधिक टाइप की बीमारियां दिखाई गई है, डिजीज है और रिस्पॉन्सिबल एंजाइम जैसे गैलेक्टोसूरिया किसकी कमी के कारण होता है, गैलेक्टोकाइनेस एपिमेरेज के कारण होता है। इसी प्रकार हाइपोग्लाइसेमिया फास्फोरिक फ्रुक्टोकाइनेस की कमी के कारण होता है। इसी प्रकार फिनाइल कीटोन्यूरिया फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज की उपस्थिति में होता है। एल्केप्टोन्यूरिया होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी के कारण होता है। गाउसर डिजीज ग्लूकोज सेरिब्रोसाइडेज की कमी के कारण होता है। निमोनिक डिजीज लाइसोसोमल हाइड्रोलेज की कमी के कारण होता है। तो यह सब बीमारियां दिखाई गई है जो किसी न किसी एंजाइम के कारण कमी कारण होते हैं। और एंजाइम का निर्माण क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं किसी रीजन से, तो यह बीमारियां जाती है। सातवां इसका पॉइंट है ब्लड ग्रुप्स या रक्त। मानव में ABO लोकस पर उपस्थित सामान्य युग्मविकल्पी एलील में IA, IB, IO उपस्थित रहते हैं। ABO पर उपस्थित युग्मविकल्पी लाल कणिकाओं की पृष्ठतल पर उपस्थित ग्लाइकोलिपिड को निर्माण करते हैं। यह नियंत्रित RBC में संचलित ग्लाइकोज सेल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा होता है। लाल कणिकाओं पर उपस्थित ग्लाइकोलिपिड प्रतिजन निर्धारण में सहायक होते हैं। ये प्रतिजन रक्त सीरों में उपस्थित विशिष्ट प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करते हैं। सिंपल भाषा में समझा जाए तो जैसे ह्यूमन के अंदर 4 ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, A, B, O एंड AB।
अब ए बी कैसे रखते हैं? ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन पाया जाता है, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, और ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर दोनों ही ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं। अब इस एंटीजन का निर्माण, एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब उस एंटीजन का निर्धारण कौन करता है? ये 3 युग्मकल्पी होते हैं, IA, IB और IO। IA एंटीजन युग्मकल्पी ए एंटीजन का निर्माण करता है, IA, IB बी एंटीजन का निर्माण करता है। तो जिस कोशिका में ए एंटीजन पाया जा रहा है वह ए रक्त समूह की कोशिका बनाएगी, जिसमें बी पाया जा रहा है वो बी रक्त समूह की कोशिका पाई जाती है, और जिसमें IO पाया जा रहा है उसमें किसी प्रकार का एंटीजन का निर्माण हो रहा वह O ब्लड ग्रुप बनाएगा, और जिनके अंदर दोनों ही एंटीजन का निर्माण हो रहे हैं ए और बी, वह AB ब्लड ग्रुप बनाएगा। और हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप के अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाती है। ए ब्लड ग्रुप वालों में एंटीबॉडी पाई जाएगी बी ब्लड ग्रुप वालों में एंटीबॉडी पाई जाएगी ए, और ओ ब्लड ग्रुप वालों में दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाएगी ए और बी, क्योंकि उनमें एंटीजन नहीं पाए जाते, तथा ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि दोनों ही एंटीजन इसमें उपस्थित होते हैं। तो सामान्य शब्दों में यही कहना जाता है कि प्रत्येक युग्मकल्पी एक एंटीजन के निर्धारण में के लिए जिम्मेदार होता है। प्रत्येक एंटीजन व एंटीबॉडी में विशिष्ट रासायनिक विन्यास पाए जाते हैं। लैंडस्टर ने 1900 में पाया, यदि एक मनुष्य आरबीसी से दूसरे रक्त सीरम में रख दिया जाए तो इन कोशिकाओं का समूहन होने की संभावना होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ए ब्लड ग्रुप वालों में ए एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप पाई जाती है, और बी ब्लड ग्रुप वालों में बी एंटीजन पाया जाता है और ए एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर बी वाले को ए का ब्लड दे दिया जाए तो क्या होगा? जो बी वाले को ए का ब्लड दे रहे हैं तो ए के अंदर बी एंटीबॉडी पाई जाती है, और बी वाले ग्रुप के अंदर बी एंटीजन पाया जा रहा है, तो बी और बी आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। बी एंटीबॉडी और बी एंटीजन दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और रक्त कोशिकाओं का समूहन हो जाएगा या एग्लूटिनेशन हो जाएगा, जिससे उस इंसान की डेथ हो जाएगी। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वालों को ए ही ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप देते हैं, बी ब्लड ग्रुप वालों को बी ब्लड ग्रुप वाले का ही रक्त देते हैं। जैसे कि इस चार्ट में दिखाया गया है कि ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए पाया जा रहा है, एंटीबॉडी बी पाई जा रही है, जीनोटाइप IA 0 पाया जा रहा है। ये किसको डोनेट कर सकता है? ये ए और ए बी को डोनेट कर सकता है। ले किस सकता है? AO से। इसी प्रकार बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ए बी में दोनों एंटीजन एंटीबॉडी एब्सेंट, ओ में एंटीजन एब्सेंट, एंटीबॉडी दोनों की दोनों पाई जाती है। इसी कारण से ए बी को हम यूनिवर्सल रेसिपेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। जब एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही और दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो वो किसी भी रक्त समूह से अपना ब्लड ले सकता है। और ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है परंतु कोई एंटीजन नहीं पाया जाता जिससे वो क्रिया कर सके, इसलिए ओ रक्त समूह वाला सभी को अपना रक्त दे सकता है। तो यह AB ब्लड ग्रुप। धन्यवाद। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो यही खत्म होता है। इसके आगे की स्टडी हम पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।